बेटा आपके कोर्स में नेशनलिज्म इन इंडिया दिया हुआ है। अगर आपको इसको बेहतर तरीके से अपने अंदर ग्रास्प करना है तो बेटा हिस्ट्री को पढ़ते वक्त ना सबसे पहले कुछ एक तरीके होते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। बेटा आप लोग को स्क्रीन काफी विजिबल दिख रही है? जूम और करूँ क्या? सर दिख रहा ये सर दिख रही दिख रहा है ना बेटा? तो देखो, अगर आप किसी भी सोशल साइंस या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ते हो जिसमें आपको ऐसे इनिशियली लगता है इंटरेस्ट कम आएगा, तो आप उसको तोड़ सकते हो। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, जैसे सपोज मुझे तुम्हें मास मूवमेंट पढ़ाना हो और तुम्हें मास मूवमेंट वर्ड का मतलब ही नहीं पता है, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। मतलब हमें उसकी वोकैब पढ़नी पड़ेगी। टेक्निकल वोकैब क्या है, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे। और फिर ये समझना पड़ेगा कि हमारे कंटेक्स्ट में जो हम पढ़ना चाहते हैं। देखो मास मूवमेंट तो अभी भी होता है इंडिया में, जैसे अभी किसानों वाला चल रहा था। तो जो हम लोग को नेशनलिज्म वाला मास मूवमेंट पढ़ना है, वो कैसे कनेक्टेड है इंडिया के नेशनलिज्म से, तो आपको उसके बीच का कनेक्शन पढ़ना पड़ेगा। और स्पेशली विथ हिस्ट्री, आपको हमेशा एक टाइमलाइन अपने दिमाग में बनानी होती है। यूज टाइमलाइन प्रॉपरली। अगर तुम लोग टाइमलाइन को रिवीजन के वक्त यूज करते हो तो बेटा तुम्हें बहुत फायदा होगा, काफी ज्यादा। ये बात समझ पाए? ओके। यस सर। अभी यस ये सर। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं तुम्हें ये सब बता रहा था। अभी आएंगे टाइमलाइन पे, वापस आएंगे। देखो, जब हम इंडिया का नेशनल पढ़ते हैं तो आपके क्लास 10th के कोर्स में बेसिकली इसे गांधीयन एरा बोल सकते हैं। जब से गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, एंड व्हाट ही डिड इन इंडिया, लगभग लगभग हम उनके ही फॉलो को, मतलब उनकी फॉलो थ्रू कर रहे हैं बस, क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया क्या इस चैप्टर में बेसिकली एनसीईआरटी में। तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा, एक थीम क्रिएट होगी कि चलो ठीक है, गांधी जी ने अब क्या किया, गांधी जी ने तब क्या किया, और आपको धीरे धीरे चीजें कनेक्ट करेंगे। बेटा आप ये बात समझ पाए? अब मान लो अगर तुम टाइमलाइन यूज कर रहे हो, तो टाइमलाइन यूज करते ही तुम्हें एक चीज समझ आएगी कि इस चैप्टर में दो चीजें बड़ी अच्छी से दी हुई हैं आपकी। एक सिविल डिसोबीडियंस, और दूसरा बेटा नॉन कोऑपरेशन। क्या ये बात आप समझ पाए? दो मास मूवमेंट को हमें पढ़ना है, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस। तो उसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं बेटा। स्टार्ट करें चैप्टर? यस सर। चलो, सबसे पहले नेशनलिज्म वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि चैप्टर के अंदर जाना बिना वर्ड मीनिंग के बेवकूफी होती है। व्हाट इज नेशनलिज्म? आपके हिसाब से नेशनलिज्म क्या है? मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, बट वो क्या है आपके हिसाब से, बताओ। एनीवन बेटा? हाँ बोलो। of one's nation. हाँ बोल सकते हो बेटा। देखो, हमारे लिए नेशनलिज्म वैसा ही था जैसे एक ना सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू ईच अदर, एक कंट्री फॉर्मेशन की तरफ जाना। छोटे छोटे स्टेट से कैसे मिलके हम एक पर्टिकुलर नेशन की शेप ले रहे थे। हमारा ऑपरेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमें एक कॉमन फैक्टर देता था कि वी वर ए सिंगल कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक कॉमन कल्चर। एक तरीके से नेशनलिज्म की टोटल डेफिनेशन कई बार बहुत पॉजिटिव हो सकती है, एक दो बार इसे हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। एक दो बार नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? सपोज एग्जांपल देता हूं, नॉर्थ कोरिया में इतना अल्ट्रा नेशनलिज्म आ गया कि वो लोग साउथ कोरिया वालों पे बिना बात के अटैक करने लग गए। मेरी बात समझ पाए? यस सर। अगर नेशनलिज्म इस भावना के साथ हो कि हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे अच्छी है, और आप इसे पॉजिटिवली समझे तो अच्छा है, लेकिन आप उसको किसी तरह से नेगेटिव टोन में ले लें तो नेशनलिज्म से दिक्कत भी आ सकती है, बस छोटे वे में। 99.99% इंडिया वाले जैसे नेशनलिज्म यूज करते हैं, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव टोन। हमारे लिए नेशनलिज्म का मतलब वही है कि वी बिलोंग टू एक कॉमन आइडिया, ओरिजिन, आर्यव्रत जो हमारा है, हम उसी को बिलोंग करते हैं। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन एक बार फिर भी आप पढ़ लोगे। सेम कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, ईटीसी, इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है बेटा, यहां आगे बढ़े। आपको सबसे पहले एक एनसीईआरटी की फोटो दी है मैंने। ये क्या है बेटा, कोई बच्चा बोल सकता है? पहले जमाने में भी बेटा मास मूवमेंट होती थी, तो गांधी जी के टाइम में देखो। अच्छा, आप लोग को पता है हम लोग किस एज के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? गांधी जी भारत कब आए थे?
सर 1915। 1915 जनवरी। 1950। जिस दिन वो भारत आए थे, आज भी हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं उस दिन। ठीक है। 1915 से गांधी जी की डेथ कब हुई थी बेटा? वैसे हम वहां तक नहीं जाएंगे इस चैप्टर में। हम लोग बस कहां तक जा रहे हैं बेटा? हम लोग क्विट इंडिया तक भी नहीं आते हैं। अगर आपको हिस्ट्री पता है थोड़ी सी, तो रुको मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। देखो बेटा, हमेशा अच्छा बच्चा जब हिस्ट्री पढ़ेगा तो टाइमलाइन जरूर देखेगा और उससे फीलिंग लेगा। बेटा एक सेकेंड और, देख पा रहे हो बेटा? गांधी जी बेटा यहां तक फुल्ली एक्टिव थे, लेकिन हम लोग को कौन सा एरिया पढ़ना है? थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम लोग कहाँ तक जाएंगे बेटा? सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस या 1931 तक, बस यहीं तक। हम लोग इसके बाद नहीं पढ़ पाएंगे। इस चैप्टर में आपके क्लास 10th में इतना ही दिया है, इससे आगे भी है, बट हम लोग इतने ही पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? यस Yes, सर। यस सर। यस सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मास मूवमेंट की पहले डेफिनेशन बेटा, मैं थोड़ा सा इसको बेटा आप सबको पूरे स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। चलो देखते हैं मास मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले समझी कि अगर हम लोग बहुत सारे बल्क में कोई किसी चीज को एक्सप्रेस करें किसी भी फॉर्म में। मूवमेंट जनरली क्या होता है? जब कोई एक नया विचारधारा या कोई एक तरीके से काफी लोग इकट्ठा होकर कुछ अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं और वो बड़े ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, तो कई बार हम इसे मूवमेंट का नाम दे देते हैं। बेटा मास मूवमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गांधी जी को छोड़ के इंडिया में किसी में इतनी पहले कैपेसिटी नहीं थी कि वो मास मूवमेंट करा पाए। कई बार आज के जमाने में हम लोग ब्रांडिंग देखते हैं किसी पार्टी की कुछ करके, तो हमें गलत इमेज बनाई जाती है हमारे दिमाग में। अगर आप प्योर हिस्ट्री की बुक्स निकालोगे, जो उस जमाने के अखबार थे वो सब निकालोगे, तो गांधी जी वॉज फर्स्ट मास लीडर जिनकी अपील सब लोग मानते थे। उससे पहले बहुत लोगों ने कोशिश की कि वो पूरी कंट्री को कनेक्ट कर पाए, बट द गांधी जी वॉज द ओनली पर्सन कि कितना भी सीनियर लीडर हो वो तुरंत ये कहता था कि मैं गांधी जी का डिसिपल हूँ, मतलब मैं गांधी जी का फॉलोअर हूँ। कितना भी कोई सीनियर लीडर हो, चाहे उसकी एज 70 हो, चाहे 60 हो, चाहे 80 हो। अब गांधी जी ने बेटा 2 मास मूवमेंट क्रिएट की। देखो 1919 से 1922 के बीच में आप लोग खिलाफत मूवमेंट को जानते हो बेटा? यस सर। खिलाफत है नॉन कॉपरेशन। देखो बेटा आप ये भी पढ़ोगे कि पहले, इससे पहले भी गांधी जी ने आके पहले अपने आप को प्रूव किया, चंपारण में, खेड़ा में। बेटा आप लोग ये सब जानते हो, अहमदाबाद मिल में, गुजरात में जो है। गांधी जी ने पहले जब यस। इंडिया आए तो उन्होंने 3 जगह सक्सेसफुल छोटे छोटे प्रोटेस्ट किए अंग्रेजों के खिलाफ, और वो सक्सेसफुल रहे। उससे गांधी जी की एक इमेज बन गई कि ही इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लीडर, और जो सही तरीके से बिना हिंसा किए, बिना वायलेंस यूज किए अंग्रेजों पे जीत सकते हैं। और ये काम उन्होंने चंपारण बिहार में किए, खेड़ा गुजरात, और अहमदाबाद मिल गुजरात में। वहां पे उन्होंने हर बार, और देखो बेटा तुमको एक बात समझनी पड़ी क्यों गांधी जी अचानक से लीडर बन गए। अगर तुम उनका रोल देखोगे ना, तो उनके सारे मूवमेंट आम आदमी के लिए थे। अहमदाबाद में जो मिल थी उसमें वर्कर्स थे बेटा, जो बिल्कुल कॉमन वर्कर्स होते हैं। चंपारण में आपके सिंपल किसान थे। तो यू कुड सी कि गांधी जी कुड कनेक्ट टू कॉमन मास। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं थे वो कांग्रेस के कुछ कुछ बड़े लीडर्स की तरह जो सिर्फ अखबार में लिखते थे, छोटा मोटा काम करते थे और लोकल हीरो बन के रह जाते थे। कई अच्छे अच्छे लीडर्स थे उस समय, बट देवर कन्फाइंड टू लोकल प्लेसेस। और गांधी जी को इंडिया एक कंप्लीट कंट्री दिखता था, वरना एक बंदा यहाँ बिहार और यहाँ गुजरात। बेटा आप समझ पा रहे हो, विजन देख रहे हो? यस सर। तो गांधी जी के अंदर कुछ, देखो कई लोग मानते नहीं है, 2-3% लोग जो आजकल मीडिया वीडिया देखते हैं ज्यादा, लेकिन गांधी जी वो द ओनली पर्सन जो अपने टाइम से चाहे 200-400 साल आगे का देखते थे। वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन से लेकर
हर टाइप की जो चीजें तुम्हें लगती हैं कि आज हम लोग बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधारा से ही बन के आई हैं। अगर इवन आप जो हमारी कंट्री का, हमारे यहाँ बेटे 3 टियर गवर्नमेंट होती है ना, आप जानते हो ना, गांव में भी इलेक्शन होता है। Yes, यस sir. सर। दिस इज ए Yes. पार्ट, यस सर। दिस इज गांधीयन मॉडल। गांधी जी ने डेमोक्रेसी का जो मॉडल बनाया था, उसमें उन्होंने बोला था कि लास्ट ईयर जब भी बनेगा, तो उस लास्ट ईयर में गांव ही सबसे छोटा स्ट्रक्चर्ड यूनिट होना चाहिए, कि गांव में भी लोगों के पास एक तरह से डेमोक्रेसी होनी चाहिए और वहां पे भी काम डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए। अब बेटा मैं वापस आता हूँ, मैं गांधी जी का थोड़ा सा रोल समझा रहा था आपको, कि गांधी जी कैसे पहले लीडर बने। जैसे, और उससे पहले भी वो साउथ अफ्रीका में सुपर हीरो थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेजों को हराया, अखबार में उनकी इमेज हुई। वो इंडिया आए, और लगातार उन्होंने इंडिया आने के बाद सक्सेसफुल ट्रायल किए मूवमेंट्स के, चंपारण में, खेड़ा में, और यहाँ पे अहमदाबाद मिल में। इसके बाद से गांधी जी को पूरी इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। और बेटा देखो, मैं एक और चीज समझाता हूँ, आप शायद समझने की कोशिश करना। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री थी, तो उस समय हमारे पास एक कमी थी, एक कॉमन लीडर की, नेशनल लीडर की। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? लोकल लोकल बहुत सारे थे, कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी। बट आप लोग को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तो पता है ना। यस Yes, सर। sir. तो गांधी जी के भारत आने से पहले कांग्रेस पार्टी थी, और वो कांग्रेस पार्टी बड़े अच्छी तरह से ग्राउंड वर्क कर रही थी। बट इसमें क्या था कि हर जगह के लोकल लीडर क्रिएट हुए थे, पूरी कंट्री में लोकल लीडर्स क्रिएट हुए थे। और उस समय एक बहुत बड़े नेता थे, जिसमें कैपेसिटी थी सबको लीड करने की। आप लोगों ने बेटा बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है? यस सर। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में, 1908 में जेल हुई, वो भी 6 साल की, 1914 तक। और ये उस समय के सबसे बड़े लीडर थे। तो एक तरह से जो सबसे मास लीडर है, उसकी पोस्ट खाली थी। आप मेरी बात समझ पाए? और इवन ये 1914 में जब रिलीज हुए, ही वॉज, बेटा वो पहले से बहुत बूढ़े थे और बहुत वीक हो चुके थे। आपको ये बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं होता। एक तो ये ऑलरेडी अपनी बहुत ज्यादा एज में थे, और फिर 6 साल का इनको जब जेल हुआ, वो भी काला पानी का जेल, मतलब अंडमान निकोबार में भेज दिया गया इनको, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। तो बाल गंगाधर तिलक की जगह कौन लेगा? गांधी जी टुक हिज प्लेस। आपको हर फैक्टर से सोचना पड़ेगा। कांग्रेस टोटली बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन एक मास लीडर उनके पास नहीं था, और जो बेचारा था भी, उसको जेल में डाल दिया गया। और जब तक वो बाहर आया, तो फिजिकली बहुत वीक थे। बेटा ऐसे वो बहुत स्ट्रांग थे। यहाँ पे मैं फिजिकली की बात कर रहा हूँ। क्या आपको बात समझ आई? यस यस सर। सर। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी जब अपने आप को स्टेब्लिश कर चुके थे, तो उनके पास एक ऑप्शन था कि चलो अब मैं कॉमन कॉज समझता हूँ कि इंडिया की एक्चुअल रूट कॉज प्रॉब्लम क्या क्या है। तो उन्होंने देखा कि इकोनॉमिक ड्रेन, पैसा हमारा सारा का सारा ब्रिटेन वाले लूट लेते हैं, और ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं डरेंगे जब तक आप सही तरीके से हथियार यूज ना करोगे। बेटा आप 4 अंग्रेजों को मार दोगे, 4 अंग्रेज आपको मार देंगे, हम उनसे ऐसे लड़ाई नहीं जीत सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास हमारे ही बंदे थे। हम अपने ही 4 बंदे मार के क्यों जंग जीत पाएंगे? वो और 4 भर्ती कर लेंगे। बात समझ पा रहे हो? यस सर। Yes. तो एक्चुअली उनका इकोनॉमिक मॉडल क्या था? वो कंट्री इंडिया को लेते थे, और यहाँ ब्रिटेन था मान लो। वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, खूब सारे गुड्स बनाते थे, और फिर इंडिया को एज ए मार्केट सेल करते थे। बेटा ब्रिटेन बहुत छोटी कंट्री है, तो उसके लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट था। आपको बात समझ आ रही है? रॉ मटेरियल इंडिया से जाएगा, वो ब्रिटेन में उसकी फिनिशिंग होगी, और फिर वो इंडिया आएगा, और फिर हमें बिकेगा, और हम फिर और गरीब होते जाएंगे। हम पहले सस्ते दामों में उन्हीं को देंगे, क्योंकि वो हमसे जबरदस्ती लेते थे रॉ मटेरियल, कब्जा करके पूरे इंडिया पे। तो एक तरह से हमारा एज बाई एज, ईयर बाई ईयर इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था, मतलब हमारा पैसा धीरे धीरे हमसे लिया जा रहा था। और कोई भी अच्छा बंदा जिसको कंट्री की समझ हो, वो ये बात समझ गया था। और इससे पहले भी एक दादा भाई नेहरूजी थे। बेटा आप लोगों ने नाम सुना है उनका? उनको यस सर। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ कंट्री समझा रखा था, कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारा पैसा लूट के ले जा रहे हैं, सारा का सारा। उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था इंडिया पे, उनका कोई भी वैसा इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ कि वी आर पार्ट ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था।
सिंपली देवर ऑपरेसर जो पैसा लेने आए थे, और जिस तरीके से वो पैसा ले सकते थे उन्होंने लिया। समझ गए बेटा? यस सर। अब गांधी जी में दिमाग बहुत था बेटा। कोई शांत रहता है, कम बोलता है, दैट डजंट मीन वो दिमाग वाला नहीं है। गांधी जी को पता था कि अंग्रेज तब मानेंगे अगर मैं एक तरीके से स्ट्राइक करूं उनके पैसे के स्रोत पे। अगर मैंने उनके पैसे के स्रोत पे ही वार कर दिया तो दे विल बिकम वीक। तो उन्होंने क्या किया, अपने मूवमेंट में बॉयकॉट वर्ड यूज किया। अगर ब्रिटिशर्स का सामान जो फॉरेन गुड्स है हम लेंगे ही नहीं तो उनके लिए हम मार्केट नहीं बन पाएंगे। आप मेरी बात समझे? बल्कि वो हमसे खरीद रहे हैं, वो रॉ मटेरियल हमसे जो छीन के लेके जा रहे हैं, कुछ तो पैसे दे रहे हैं, यानी हमने उनका पूरा कबाड़ा कर दिया। आपने बात समझे? एक सिंगल स्टेटमेंट जिसमें हमने बोला कि हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, पूरा इकोनॉमिक ड्रेन स्टॉप कर देता इंडिया का बड़े लेवल पे। इज इट क्लियर बेटा? बेटा आपको ये Yes, वर्ड sir. समझ आया मैंने क्या बोला? यस सर। देखो बेटा, आपको पीछे जाके ना कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि गांधी जी के मन में क्या चल रहा था। वो खाली रूम में ऐसे बैठे हैं, अच्छा पूरी इंडिया को कैसे शामिल कर सकते हैं स्ट्राइक में? अच्छा अंग्रेज सबसे गलत क्या कर रहे हैं इंडिया के साथ में? अच्छा इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे हैं, पूरी इंडिया को कैसे शामिल कर सकते हैं? अभी क्या है, अंग्रेजों के पास दिमाग बहुत था। अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने अब तक इंडिया को जब रूल किया है तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड कार्ड खेला हुआ था। हिंदू मुस्लिम डिवाइड, अंग्रेजों को बस ये समझ आता था कि कैसे इन लोग को डिवाइड करो, रूल करो। बैकग्राउंड में इस समय वर्ल्ड वॉर भी हो रहा है बेटा। आप लोग को पता है ना बेटा, वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर इज ऑल्सो गोइंग ऑन। अंग्रेज हैं, इंडियंस हैं, इंडियंस जितने हैं वो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इतनी सारी चीजें पैरेलल चल रही है और गांधी जी को प्रोटेस्ट भी करना है। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे वादे किए गांधी जी से भी, कंट्री से भी, कि बस एक बार थोड़ा सा ना ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने दो, आप हमको वर्ल्ड वॉर तक फुल्ली सपोर्ट करो हमको, उसके बाद आप देखो हम आपके लिए अलग अलग रिफॉर्म्स लाएंगे, गवर्नमेंट को सुधार देंगे, बजट आएगा, बहुत सारी चीजें वादे किए गए अच्छे तरीके से। बट 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने बोला अब हम इनको लाठी से सुधार देंगे इंडियंस को। क्या आप लोग को बात समझ आई? 1914 Yes, sir. से 1918 तक उन्होंने थोड़ी प्यार से बात की इंडिया से कि चलो चलो आप हमें वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर दो, हम आपको उसके बाद अच्छा अच्छा काम करेंगे आपके लिए। लेकिन जैसे ही 1918 बीता, इंडियंस का ट्रस्ट टूट गया कि भाई ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, गांधी जी भी समझ गए ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तब गांधी जी ने बोला अब हम काम करेंगे, अब हम आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में इंडिया कितना स्ट्रांग है। यहाँ से मूवमेंट स्ट्रांग स्टार्ट हुई। बेटा मैं थोड़ा सा आप लोग को ये भी समझाना चाहूंगा कि बैकग्राउंड में एक खिलाफत इशू था। मैं इसका मतलब समझाता हूँ ये क्या है। वर्ल्ड वॉर में जो अलायंसेस बन रहे थे ना, आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, ब्रिटिशर्स का जो अलायंस था और जो टर्की का अलायंस था वो एक दूसरे के अगेंस्ट में था। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ब्रिटिशर्स और टर्की एक कंट्री है, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में थे। और टर्की में जो किंग था उसको पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। अब जब ब्रिटिशर्स वॉर जीतने लगे, मतलब यूएस से ब्रिटिश पूरा मिला के वॉर जीतने लगे, ये लोग बेटा उनके साथ चले गए थे, टर्की वाले जर्मनी वर्मनी के साथ में। जब ब्रिटिशर्स वॉर जीतने लगे और उन्होंने टर्की पे कब्जा करना स्टार्ट किया, तो जो उनके होली लैंड थे और जो खलीफा का एरिया था उसके ऊपर भी कब्जा होना स्टार्ट हुआ। तो इससे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिमों ने उनके खिलाफ खिलाफत मूवमेंट रेस कर दिया। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? Yes. यस सर। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस इंक्लूडिंग फ्यू मुस्लिम्स ऑल्सो, ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं थे कांग्रेस में, हिंदू प्लस मुस्लिम, पर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी, मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी, ये पूरे अंग्रेजों के खिलाफ थे, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। लेकिन जितने भी प्रोटेस्ट होते थे उसमें मुस्लिम्स का कोई रोल नहीं था। जो मेन मुस्लिम थे जैसे नवाब हो गए या लीडर्स हो गए, उनका कोई रोल नहीं था। एक पार्टी और भी थी, मुस्लिम लीग,
उसका भी कोई रोल नहीं था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ प्रोटेस्ट होता या कुछ भी मूवमेंट लेना होता, तो मुस्लिम लीग का और मेन मुस्लिम लीडर्स का कोई रोल नहीं था। तो ये चीज गांधी जी को चुभती थी कि लाइक अगर हम इनको शामिल ही नहीं करेंगे तो अंग्रेज हमेशा डिवाइड एंड रूल खेलते ही रहेंगे। तो गांधी जी ने और कांग्रेस ने इसको एक कॉमन एजेंडा समझा कि अगर हम लोग खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन से ऐड कर दें, यानी मिल जाए, हिंदू मुस्लिम मिलके कॉमन प्रोटेस्ट करें। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। तो अब यहां में ओटोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड, टर्की वॉज डिसमेंबर्ड एंड द खलीफा वॉज रिमूव फ्रॉम द पावर। तो वो लोग चिड़े हुए थे। तो इंडिया में कुछ ब्रदर्स थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, इसको अली ब्रदर्स कहते थे। इन्होंने मोर्चा संभाल लिया खिलाफत मूवमेंट का। इस मूवमेंट की ड्यूरेशन कब से कब थी? 1919 से 1924 तक। देख पा रहे हो बेटा? खिलाफत यस कमिटी सर। बनाई गई जिसके अंदर अली ब्रदर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आई होप आप लोगों ने कभी इनकी फोटो देखी होगी। ठीक है। अजमल खान एंड हसरत मोहानी थे। इन लोगों ने लीड करना स्टार्ट किया। लेकिन मौलाना कलाम आजाद का ओरिएंटेशन कांग्रेस की तरफ भी था। वो इसको कॉमन एजेंडा बनाना चाहते थे, ये कांग्रेस वाले भी थे। बट अब इस मूवमेंट का फायदा क्या हुआ कि सारे के सारे मुस्लिम इकट्ठा हो गए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और इन लोग की डिमांड देखो, द खलीफा कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस शुड बी रिटेन्ड, द खलीफा शुड बी लेफ्ट विद द सफिशिएंट टेरिटरी आफ्टर टेरिटोरियल एग्रीमेंट। मतलब टर्की आप कुछ भी कीजिए, वो जो खलीफा का इलाका है उसको दे दीजिए। पहले कांग्रेस का इनिशियल स्टैंड क्या था? द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस वॉज एसेंशियल फॉर द खिलाफत मूवमेंट टू सक्सीड। बेटा, बिना कांग्रेस के सपोर्ट के खिलाफत मूवमेंट या कोई भी प्रोटेस्ट हो नहीं सकता था। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, टिल वी गॉट द फ्रीडम कांग्रेस वॉज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। कांग्रेस वॉज ओनली एक्चुअल पार्टी जो बड़े लेवल पे थी, बाकी सब छोटी मोटी कुछ थे। ऑल्दो महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग सत्याग्रह। बेटा, सत्याग्रह इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बेटा, सत्य का मतलब होता है ऑनेस्टी, और आग्रह का मतलब प्रोटेस्ट करना। मतलब ऑनेस्टली आप किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करें। नॉन कोऑपरेशन की आप फीलिंग समझ पा रहे हैं कि हम लोग ब्रिटिश गुड्स को नहीं खरीदेंगे। और अब देखो, द कांग्रेस वॉज नॉट यूनाइटेड ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि खिलाफत प्लस नॉन कोऑपरेशन को मिलाया जाए, पर गांधी जी ऐसा चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। लेकिन कांग्रेस लेटर क्या डिसाइडेड कि इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम, टू ब्रिंग मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन सच मास मूवमेंट। और इस चक्कर में मुस्लिम लीग करके जो पार्टी थी, जिसने भारत में बाद में जाके भारत का विभाजन भी किया, बंटवारा किया भारत का, डिसाइडेड टू गिव फुल सपोर्ट टू कांग्रेस एंड एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चन। समझ गए बेटा? अब देखो, नॉन कोऑपरेशन में ये लीडर्स थे, ये थे दोनों अली ब्रदर्स और आई होप आप इनको अच्छे से जानते होंगे, अबुल कलाम आजाद। बेटा, यहां तक पढ़े बेटा? यस। चलो, अब मैं वापस लाता हूं और आपको ये समझाता हूं। आपको ये समझना पड़ेगा कि गांधी जी को ऐसा क्यों करना पड़ा, नॉन कोऑपरेशन क्यों हुआ। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझाया है कि अंग्रेज अपने सारे वादों से मुकर गए वर्ल्ड वॉर के बाद। जब तक उनको इंडियन सोल्जर्स की जरूरत थी, भारत के पैसे की जरूरत थी, उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ, हम आपकी बात मानेंगे। अब यहां से देखो, पढ़ो बेटा। उस समय एक रॉलेट एक्ट लाया गया, कॉजेज ऑफ द मूवमेंट, क्यों हम लोगों को नॉन कोऑपरेशन करना पड़ा। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का मतलब जानते हो बेटा? मैं आपको ऐसे बताता हूँ बेटा। आपको ये तो पता ना जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। ये इंडियंस थे, नॉर्मल पीसफुल, बच्चे बूढ़े औरतें सब थे। और यहाँ पे मेन गेट पे जनरल डायर घुसा और उसने पूरी रेजिमेंट को ऐसे खड़े कर दिया
और ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया, ओपन फायर सब बच्चों बच्चों को। आई हैव विजिटेड दैट प्लेस, कभी आपको टाइम मिले, और लाइफ में बेटा सब लोग घूमते ही हैं, आप भी घूमोगे एक दिन, आप इसे विजिट करना, जलियांवाला बाग जाके एक बार विजिट करना, एंड यू विल सी बुलेट मार्क्स ऑन वॉल। आप वहां पे एक वेल है, उसमें लोगों को कूदते हुए दिखाया गया है, मतलब पूरा, मतलब आप कभी भी किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी मूवी में देखोगे तो आपको पूरा वो एक फील हो जाएगा। वहां पे कुआं है जिसमें मतलब हजारों की संख्या में वहां पे लोग भाग रहे थे, उसमें से कई 100 लोग कुएं में कूद गए थे कि गोली नहीं लगेगी। क्या आपको बात समझ आई? और यस सर। ये सारे ऑर्डर दिए थे जनरल डायर ने। इंडिया में काफी प्रोटेस्ट करने के बाद जनरल डायर के खिलाफ एक हंटर कमीशन बैठा और उसने उसको ग्रीन चिट दी कि भैया आपने तो बहुत अच्छा काम किया, अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो लोग ऑर्डर में नहीं आते, इंडियंस अपनी उसमें नहीं रहते, औकात में नहीं रहते, अगर आप ऐसे लोगों पे गोलियां नहीं चलाते। आपने पूरा नॉन कोऑपरेशन और वो जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में चल रहा था, मार्शल लॉ वाला जो लगाया गया था, सबका प्रोटेस्ट आपने एक ही बार में खत्म कर दिया। यू आर वेरी गुड। मेरी बात समझे बेटा? हंटर कमीशन की रिपोर्ट पे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने वॉर मेडल्स पॉसिबल है अच्छे वाले, सारे वॉर मेडल जनरल डायर को दिए थे, सारे के सारे। समझे बेटा? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उनको खूब ज्यादा एंडोर्स किया कि भाई जनरल डायर वॉज वेरी गुड पर्सन, उन्होंने किसी तरह पूरा संभाल लिया, वरना प्रोटेस्ट होता। बेटा बात समझे यहाँ पे? Yes, sir. उसके Yes, sir. बाद अगर आप समझोगे तो उस समय तक ये ऐसा था कि एक वॉइसराय होता था और एक गवर्नर जनरल होता था, तो उन लोग के नाम पे कुछ रिफॉर्म्स हो रहे थे। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड है, वो रिफॉर्म में भी जो बोला गया था प्रोमिस वो नहीं किए गए। बात समझे बेटा? मतलब कुल मिला के जितने प्रोमिस हमसे किए गए थे सब झूठे निकले 1980 तक। और इकोनॉमिक हार्डशिप तो स्टार्टिंग से सबसे बड़ी वजह रही है हमारी गरीबी की। एक टाइम के बाद मैक्सिमम रीजन यही सब थे बेटा, ब्रिटिशर्स ही थे। वो एक बेटा आपको पता है वॉर के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, और उन्होंने हमसे दो दो वॉर लड़वाई हैं, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, और सारा पैसा ड्रेन किया उस चक्कर में। पहले भी ट्रेन करते थे पर वॉर के लिए बहुत ज्यादा पैसा हमसे लिया। बात समझे ना बेटा? यस सर। यस। तो बेटा इतने सारे कॉज थे, आपको समझना पड़ेगा कि मूवमेंट क्यों हो रही है। फिर आपने खिलाफत मूवमेंट को भी थोड़ा समझा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब थोड़ा सा गांधी जी का रोल वोल समझा देते हैं बेटा इसमें। देखो, गांधी जी 1915 में भारत से वापस आए। खेड़ा में, चंपारण में, अहमदाबाद में उन्होंने जितनी एट्रोसिटीज हो रही थी अंग्रेजों की उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट किया। बिगिनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन कैसे हुआ बेटा, मैं समझाता हूँ। गांधी जी को आखिरी में समझ आया जब उन्होंने थोड़ा बहुत इंडिया विजिट किया, सब कुछ किया, कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज मतलब आप लोग जानते हो सेल्फ रूल, कि हमको खुद का रूल करना पड़ेगा। बेटा ब्रिटिशर्स अपने आप को देखते थे ना कि वाइट सुप्रीमेसी, देयर ऑन मिशन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो ऐसा सोचते थे कि ये लोग असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, और हम लोग बाहर से आके इनको सिविलाइज्ड बनाएंगे। तो उनको ऐसा लगता था वो हम पे एहसान कर रहे हैं। बेटा आप बात समझ पा रहे हो? तो गांधी जी को जब उनकी मेंटालिटी समझ आई तो ओनली इफेक्टिव वे ही थॉट, नेशनल ऑनर और इन सबको बचाने के लिए हमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 1 अगस्त 1919 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन की स्टार्टिंग कर दी विद ए सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। हम लोगों ने क्या क्या किया इसमें? नॉन वायलेंस को मेन एजेंडा बनाया। और बेटा गांधी जी को फर्म बिलीव था कि कंट्री में ना सोशल रिफॉर्म्स ज्यादा आना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा होना चाहिए। हमको ट्रूली अगर सिविलाइज्ड कंट्री बननी है तो सैनिटेशन से लेके, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करने से लेके बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ेंगे, तब जाके हम प्रॉपर इंडिया बन सकते हैं। तो वो अपने बिलीफ सिस्टम पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि नहीं, मैं जैसे सोच रहा हूँ अगर मैं भारत को वैसा देखूंगा तो शायद लॉन्ग टर्म में 5000 सालों में, 500 सालों में इंडिया का एक बेटर पिक्चर आ पाएगा।
अब देखो बेटा, एक चीज तुम समझो, गांधी जी की अपील इतनी स्ट्रांग थी कि उनको पूरी इंडिया का सपोर्ट मिला, और इससे हमारा पहली बार नेशनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट आया। वरना हम सब स्टेट्स थे बेटा, ट्रस्ट में। आप लोग को हिस्ट्री बुक्स कभी पार्शली पढ़ के लगता होगा कि हम लोग स्टार्टिंग, बेटा पुराने जमाने में हम लोग पूरी कंट्री थे, पूरी कंट्री, जिसको जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, बहुत सारे नाम थे। लेकिन मेडवियल पीरियड में मुस्लिम इन्वेजन के कारण हम लोग छोटे छोटे स्टेट्स में बट गए थे। अपने कल्चर को और हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हम छोटे छोटे एरिया में बट गए थे। मेडवियल पीरियड में जो मुस्लिम भी आए, उन्होंने भारत को अपना लिया। बट इस चक्कर में क्या हुआ, हम लोग का बहुत छोटे छोटे एरिया में डिवीजन हो गया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. बेटा कंट्री की नेशनल यूनिटी को बचाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत बार काम किए हैं, बट वो धीरे धीरे लोगों को समझ आएंगे जब तक वो ओपन माइंड से नहीं पढ़ेंगे। तो गांधी जी का ये, आप कई बार सोचोगे कि सर ये तो हमने पढ़ा, उसका कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आया, नॉन कॉपरेशन हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया। बेटा रिजल्ट आया। हर बार रिजल्ट वैसा नहीं होता, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं होती है। कई बार रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है कि जिससे ग्रेटर गुड मिलता है। हम लोग को नेशनल यूनिटी मिली उससे, हमारी पूरी कंट्री को ये बात समझ आ गई कि ब्रिटिशर्स खराब है। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स एंड गुड्स, जलियांवाला बाग के एक बाद, जिस भी बंदे को आप जानते हो जिसने ब्रिटिशर्स से कोई भी उपाधि ले रखी थी, सब लौटा दी, सब की सब। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर का टाइटल लौटा दिया। जो भी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना वो देती थी कि लाइक आप सर हैं, आप ये हैं, सब लौटा दिए गए। बात समझे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, अब इसका इम्पैक्ट देखो। पब्लिक लिट मतलब समझते हो, पब्लिकली जलाना। bonfire of foreign clothes, the import of foreign clothes fell drastically। मतलब बेटा उनका एक मैनचेस्टर सिटी है जहाँ पे सारा कपड़ा बनता था, इंग्लैंड में। मतलब उनका पूरा का पूरा, हमारे हमको वो इंपोर्ट करना पड़, हमको वो जबरदस्ती इंपोर्ट कराते थे, उनके लिए हम एक्सपोर्ट कंट्री थे। वो सारा मार्केट बंद हो गया ब्रिटिश के लिए। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, देखो बेटा इंडिया में ना आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हम अमीर गरीब अपनी वजह से होते हैं। अगर जब तक हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे तो कुछ भी करके हमारी वैल्यू में पैसे वाइज उतनी दिक्कत नहीं थी। मतलब मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे बेटा आज इंडिया में आप बताओ, हम ऐसी कौन सी चीजें जो बाहर से मंगाते हैं सबसे ज्यादा? इलेक्ट्रॉनिक गुड और एनर्जी रिसोर्सेज में ऑयल। क्या ये दो बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Sir. इसके, हाँ बेटा ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमें खूब सारे डॉलर चाहिए होते हैं। क्या आपको ये वर्ड समझ आ रहा है? Yes, sir. बट हमें डॉलर कहाँ से मिलेगा? जब तक हम बाहर सामान नहीं बेचेंगे हमें डॉलर नहीं मिलेंगे। समझ गए? Yes, sir. जब तक हम सामान बाहर नहीं बेचेंगे हमें डॉलर नहीं मिलेंगे, फिर हम डॉलर लगा भी नहीं सकते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, जब अगर मान लो हमारे पास डॉलर नहीं है, तब अमेरिका जैसी कंट्री और बाकी दुनिया की हर कंट्री, अकेले अमेरिका नहीं, डॉलर एक कॉमन एक्सचेंज वो हो चुका है, मीडियम हो चुका है। तो वो लोग हमको बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप $1 के बदले में कितने सारे रुपए दे सकते हैं। और धीरे 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 जब तक हम बाहर का एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं करेंगे हमारे पैसे की वैल्यू डिवैल्यूएट होती जाएगी। मतलब आवर मनी वोंट बी डियर, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में ऐसे बोलते हैं, मनी वोंट बी डियर, मतलब हमारा पैसा कमजोर हो जाएगा। और लगातार ऐसा ही हो रहा है बेटा। और इसीलिए मोदी अंकल पागल नहीं है जो स्टार्टअप डे मना रहे हैं। मोदी अंकल पागल नहीं है जो बोल रहे हैं कि मैं इंडिया में जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉलेजेस खोलूंगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च करेंगे, जो अपना खुद सेमीकंडक्टर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप सब इंडिया में बनेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेटा हम लोग बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं आजकल, मोदी अंकल आत्मनिर्भर भारत। आप लोगों ने सुना है ना बेटा, कभी कभी Yes, sir. टीवी। बेटा उस समय भी गांधी जी वही चिल्ला रहे थे, आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि उनको वो बात समझ आती थी कि हम क्यों कमजोर हो सकते हैं पैसे वाइज। द बॉयकॉटेड लेड टू द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, स्पेशली हैंड स्पन
और आप बोलोगे सर चरखा ओनली ये क्यों है, बाकी चीजें भी तो हम लोग बना सकते थे, उस समय भी तो इंडस्ट्री चल रही थी, टाटा भी थे, सब कुछ थे, तो क्यों हम लोग चरखे को ही सिंबल बनाए आजादी के लिए, क्यों चरखा ही हमारा सिंबल बना? बेटा इंडिया गांव में रहता था, और तब चरखा ही एक कॉमन ऐसा था, जो स्पिनिंग, जो हैंड वाला होता है ना, जो हाथ से करते हैं, ये वाला ही कॉमन एक एजेंडा था जो हर गांव में लोगों को समझ आ सकता था। तो गांधी जी के पास बहुत दिमाग था, वो चरखा ही क्यों चुने? वो आगे चल के तुम समझोगे वो सॉल्ट, सॉल्ट ही क्यों बनाया उन्होंने, सब कुछ लॉजिकल था। बात समझे बेटा? Yes, sir. चरखा बिकेम ए हाउस होल्ड आर्टिकल। एक तरीके से काफी अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा था, पीपल का रिस्पॉन्स क्या था देखो, स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी बेटा, और वो मूवमेंट को ज्वाइन कर लिए। मिडिल क्लास पीपल क्या था, इनिशियली जो मिडिल क्लास थे उन लोग को थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा डाउट था गांधी जी की मूवमेंट पे। मिडिल क्लास वही होते हैं बेटा, उस समय बहुत कम थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे ना, एक तरह से वही समझो, या जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे या थोड़े अमीर लोग थे। अब तुम सोचो बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा फायदा होता है दुकान में सामान बेचने से, उसने तक गांधी जी को सपोर्ट किया। किसानों ने फुल्ली सपोर्ट किया, ऑल द पीजेंट्स फुल्ली सपोर्टेड। बेटा आप ये सोचो, वुमेन्स ने, जो पर्दा प्रथा है, अगर उस समय नेशनल मूवमेंट में गांधी जी नहीं सिखाते, तो आज भी हमारे पास एक भी वुमेन लीडर नहीं होती, बिजनेसमैन में, स्कूल में, हर जगह में। आप ये देखो बेटा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। बेटा आप सब लोग जानते हो कि एक, मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन मैं इसको सिर्फ एक कन्वेंशनल वे में बोल रहा हूँ, विदाउट जजिंग में, एक औरत से उसके लिए उसकी ज्वेलरी बहुत मैटर करती है। क्या ये बात सबको थोड़ा बहुत फीलिंग आती है, समझ आती है? Yes, sir. लेकिन गांधी जी की अपील पे हर गांव से हर एक औरत ने अपनी पूरी ज्वेलरी दे दी, ताकि थोड़ा फंड इकट्ठा हो सके। आपको समझना पड़ेगा, गांधी जी वॉज नॉट ए पर्सन, ही वॉज ए इमोशन। उस समय गांधी जी को एक पर्सन की तरह सोचना गलत था, ही वॉज ए लाइक ए सिंबल ऑफ रिवॉल्ट, ही वॉज ए सिंबल ऑफ कि हमारी पूरा कॉमन इंडिया क्या सोचता है कि बिना लड़ाई झगड़ा किए हमें आजादी चाहिए। और यही इंडियंस का नेचर है बेटा, हम लोग ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट वाले नहीं है। हम लोग वॉर लड़ सकते हैं, बट हमें उसका पर्पस नहीं समझ आता कि वाई वी शुड फाइट ए वॉर। तो तिलक फंड में अब ये सब काम करना, लिकर को, फॉरेन क्लोथ एंड लिकर को बाइकआउट करना, आप सोचो, अंग्रेजों के जितने भी फंडिंग सोर्सेज हैं आप उन्हीं पे स्ट्राइक कर रहे हो। समझ आ रहा है बेटा? और बेटा देखो, अगर गांधी जी नहीं होते, अगर गांधी जी नहीं होते, तो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वुमेन्स को, या इतना दिमाग नहीं था कि वो वुमेन्स सपोर्ट इकट्ठा कर पाते। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखिए बेटा। Yes, sir. अब देखो आपको ये समझ आएगा, मैंने आपको बताया ना, दिस तिलक फंड वॉज ए होमेज टू बाल गंगाधर तिलक। 1 करोड़ उस जमाने में बहुत ही बहुत ही बहुत बड़ी वैल्यू थी बेटा। और बाल गंगाधर तिलक बेचारे उस समय मर भी गए थे देखो बेटा, तभी गांधी जी ने उनकी प्रॉपर जगह ली अच्छे तरीके से, और रिस्पेक्ट भी की देखो बेटा, तिलक फंड। वरना आजकल के नेता लोग कैसे होते हैं, आज जैसे खुद बने तुरंत अपने नाम पे फंड बनाना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स देखो, उन्होंने इस मूवमेंट के खिलाफ फुल्ली विद्रोह किया बेटा। हम लोग को, जितने भी इंडियंस थे सबको मारा गया, पीटा गया। कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट को बैन कर दिया गया, अनलॉफुल बोल दिया गया। पीपल मीटिंग तक बैन कर दी गई कि 4 लोग 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। यहां तक आप समझ पा रहे हो बेटा? Yes. Yes, sir.
बेटा उस समय के कुछ फेमस लीडर थे, सी राजगोपालचारी, इनको सीआर बोलते थे। वल्लभ भाई पटेल आप जानते ही हो। गोपबंधु दास को आप जानते हो बेटा? Yes, sir. Yes. नालको में Yes. बहुत सारे पार्क हैं उनके नाम पे, पूरी उड़ीसा में भी है। सुभाष चंद्र बोस को बेटा सब लोग जानते हैं अच्छे से, जवाहरलाल नेहरू जी को भी सब जानते हैं। मोतीलाल नेहरू उनके फादर थे। चित्रेंद्र दास बहुत बड़े वो थे, वकील जो बोलते हैं या लीगल प्रोफेशन वाले थे। ये सब की फिगर्स थे हमारे नेशनल मूवमेंट के। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन को आम आदमी तक पहुंचाने में बहुत रोल निभाया। बेटा आई बिलोंग टू गोरखपुर, वहां पे एक जगह है चौरी चौरा, मेरे घर से थोड़ी दूर है बेटा। चौरी चौरा गोरखपुर में ही है। तो 1905, नहीं क्या नाम, 1922 में शायद, हाँ 1922 में 5 फरवरी, मुझे 5 फरवरी याद आ रहा था, 5 फरवरी 1922 में कुछ लोगों ने जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने उन पे ओपन फायरिंग कर दी। उस ओपन फायरिंग में शायद एक महिला की भी मौत हुई। अब बेटा गांधी जी एक विजन लेके चल रहे हैं, उन्हें पूरी कंट्री की समझ है, सब कुछ ठीक है, बट एक गांव का आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, या उस समय के हिसाब से पढ़ा लिखा वर्ड गलत है, उस समय के हिसाब से ऐसे सोचो, उसमें उतनी कंट्री की चेतना नहीं है कि उसका एक एक्शन क्या कर सकता है। उसको क्या समझ आया, रिवेंज। गांव वाले इकट्ठा हुए, वो भी गलत नहीं है बेटा, वो भी अपने एक तरीके से वो लोग भी सही किए। रिवेंज आया उनके दिमाग में। उन्होंने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जिसमें 22 पुलिस कर्मी थे, 22 पुलिस पीपल वर देयर, पुलिस स्टेशन का गेट लगाया गया, चारों तरफ से लोगों ने इसे घेर लिया गया, और ओपन फायरिंग का जवाब इस पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा के दी गई, और सारे 22 लोग जल के मर गए। क्या आपको बात समझ आई बेटा? Yes, sir. Yes. अब दिस न्यूज स्प्रेड लाइक एनीथिंग, पूरी पूरी कंट्री में दिस न्यूज गॉट स्प्रेड कि भाई कुछ ऐसा हुआ है कि सब लोग हिल गए हैं। और गांधी जी को रिपोर्टर पूछे कि सर आप तो बोलते हैं आप पीसफुल इंसान हैं, आपके मूवमेंट में लोगों की जाने जा रही हैं, आपकी वजह से उन लोगों की जो हत्या का दोष है वो आपकी, आप जिम्मेदार हैं, द ब्लड ऑफ दोज पीपल विल बी इन योर हैंड। आपको बात समझ आई बेटा? तो गांधी जी का Yes, sir. मन थोड़ा सा दुखी हुआ। उनको लगा कि मेरे लाइफ का जो पर्पस है कि एक हमारी कंट्री को सिविलाइज्ड बनाने का, मैं तो उससे बहुत दूर चला गया। तो गांधी जी ने इस एक्ट के मतलब इस चीज से इतना दुखी हुए कि उन्होंने बोला कि ही इमीडिएटली अनाउंस्ड द विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। मतलब पूरा कंट्री एजिटेटेड था कि हम विद्रोह करेंगे, और कर भी रहे थे अच्छा खासा। तब तक गांधी जी ने वापस ले लिया। बात समझे बेटा? इससे कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर जितने भी थे सब लोग दुखी हुए थे, सब लोग। एवरीबडी इन द कांग्रेस फेल्ट वेरी बैड कि यार थोड़े दिन मूवमेंट और चलने देते, इसी फ्लो में आजादी मिल जाती। बात समझे बेटा? लेकिन बेटा पूरा बैकग्राउंड समझना चाहिए, अगर एक स्टेटमेंट पढ़ के तुम तुरंत जजमेंटल हो जाओगे तो तुम पूरी बात नहीं समझ पाओगे। इन मार्च 1922 को गांधी जी वॉज अरेस्टेड और 6 ईयर जेल दे दी गई। हमारे मूवमेंट के फेलियर के रीजन बताता हूँ बेटा। वाई नेशनल मूवमेंट, जो हमारा पहला वाला ये वाला था, जो मास मूवमेंट था हमारा इंडिया का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो क्यों फेल हुआ आपको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कोई निगोशिएशन करने की कोशिश नहीं की, और बहुत दिनों तक इंडियंस पे अत्याचार करते रहे, और आम जनता थक जाती है बेटा प्रोटेस्ट कर करके, सब लोग को घर भी जाना होता है। बात समझे? 1918 के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो ब्रिटिशर्स वर फुल्ली फ्री कि आओ अब हम अपने हिसाब से करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कोई इंटेंशन नहीं दिखाए। खिलाफत इशू कुछ दिनों में खत्म हो गया। अब जैसे ही खिलाफत इशू खत्म हुआ तो मुस्लिम्स का सपोर्ट भी चला गया।
बात समझ पाए बेटा? यस सर। अब देखो 1922 में ब्रिटिशर्स ने अपने दिमाग लगा के सब कुछ करके वहां पे मुस्तफा कमाल पाशा को, ठीक है, हटा दिया और टर्की वॉज मेड सेकुलर स्टेट। मतलब वो कॉन्सेप्ट ही चला गया खिलाफत का, मतलब खलीफा का। बात समझे बेटा? और टर्की को एक तरह से यूरोपियन स्टाइल ऑफ लीगल सिस्टम दिया गया, मतलब एक तरह से टर्की का डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश की गई। देखो, पूरी एजुकेशन वाज नेशनलाइज्ड एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज वर डेवलप। कुल मिला के जो पूरा खलीफा वाला कॉन्सेप्ट था वो टर्की से उड़ गया। हमारे मुस्लिम्स को समझ नहीं आया कि भाई चल क्या रहा है, हम तो किसी चक्कर में विद्रोह कर रहे थे, वो तो चक्कर ही खत्म हो गया। अब इसके बाद घाटा क्या है कि लैक ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्स। अखबारों में तो चर्चे बहुत हो रहे थे, आम आदमी भी जनता के मतलब गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ था, बट उतना एक्टिवली नहीं। गांधी जी ने एक अपील की थी कि सारे जितने भी ब्रिटिशर्स के पास जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं आप रिजाइन कर दो। किसी ने रिजाइन नहीं किया, किसी ने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। आपको मेरी बात समझ आई बेटा? ब्रिटिशर्स किसके थ्रू रूल करते थे? इंडियंस के थ्रू। अगर ये 100 ब्रिटिशर्स हैं तो उनके अंदर में 5,000 से ज्यादा इंडियंस थे। अगर ये रिजाइन कर देते रातों रात तो एक दिन में ये लोग भाग जाते हैं यहाँ से। बट ये लोग जॉब और सैलरी के चक्कर में रिजाइन नहीं किए, और ये वन ऑफ द मेजर इशू है कि जिस वजह से नॉन कॉपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और एक और चीज, नो एब्सटिनेंस फ्रॉम वायलेंस, मतलब लगातार वायलेंस होते रहे। और गांधी जी को लगा कि जैसे मैंने खेड़ा में करके दिखाया, चंपारण में करके दिखाया, मैंने अहमदाबाद मिल में करके दिखाया, वहां पे लोग मेरी बात समझे। अभी नॉन कॉपरेशन वाइज लोग मेरी बात पूरी इंडिया में नहीं समझे। बात समझे बेटा? यहाँ Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं, थोड़ा सा टोटल पिक्चर देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट। विथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, हम लोगों ने भारतीय होने की फीलिंग पहली बार ली, नेशनलिज्म वाली फीलिंग जगने लगी। कंट्री में पॉलिटिकल एक वो आया कि हाँ हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। एवरी स्ट्रेटा, मतलब हर लेयर, चाहे वो कोई भी हो, आर्टिशन हो, पीजेंट हो, स्टूडेंट हो, अर्बन पुअर हो, वुमेन हो, ट्रेडर्स हो, सबको इस मूवमेंट में शामिल किया गया। और इंडिया को एक गोल मिला, स्वराज एंड स्वदेशी। स्वराज मतलब सेल्फ रूल और स्वदेशी मतलब इंडिया के अंदर बनने वाली चीजें। और बेटा आपको पता है बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाई गई। गुजरात में विद्यापीठ बना, काशी विद्यापीठ बना, बिहार विद्यापीठ बना, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी बनी, जामिया मिलिया इस्लामिया बना, और कई सारी नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्रिएट की गई। बेटा आपको बात समझ आई? बेटा आप लोगों ने बीएचयू का नाम सुना है क्या? बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नहीं सुना। यस आईआईटी, सर। आईआईटी बीएचयू सुना हर एग्जांपल दे रहा हूँ। बीएचयू का मेडिकल कॉलेज भी है, आईआईटी बीएचयू भी है। बेटा ये बहुत पुराना, शायद 1900 इसी इसी एज में यहीं पे बना था, वो बहुत फेमस कॉलेज था। ठीक है बेटा, जो कुछ पुराने कॉलेजेस हैं जैसे रुड़की है, बीएचयू है, ये सब पुराने कॉलेजेस में आते हैं, इंडिया के अच्छे कॉलेजेस में। आगे बढ़े बेटा। तो ये उस समय यस। अच्छा देखो मैं एक चीज समझा रहा हूँ। वी वर वेरी डिपेंडेंट कि भाई ब्रिटिशर्स एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे और हम वहीं पढ़ाई करेंगे। उसके बाद नॉर्म्स तो ब्रिटिशर्स वाले ही हुए। इस मूवमेंट से जम के हम लोगों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज खोली हर जगह, पूरी इंडिया में। तो ये सब अच्छी डेवलपमेंट्स है बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि इन सब के भी रोल्स होते हैं। इंस्टिलिंग द यूनिटी अमॉन्ग इंडियंस, हम लोग के अंदर यूनिटी फैक्टर पैदा किया गया। इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। ठीक है, इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंशियल फॉरेन ट्रेड। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज भी थी। टर्की वाले जाने दो, टर्की वाले फॉरेन का मटेरियल है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई 1920 में, अप्रूव्ड बॉयकॉट ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड लॉ कोर्ट्स। यानी सोचो 1920 में ऑल पार्टी इलाहाबाद में
उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे पूरी इंडिया के सारे पार्टीज इकट्ठा हुई और उन्होंने मिल के बोला कि हमको खिलाफत करनी चाहिए और नॉन कॉपरेशन करना चाहिए। बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. देखो बेटा, इन सब चीजों से आपको समझना पड़ेगा। इन दिसंबर 1920 एट द नागपुर सेशन, इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस नॉन कॉपरेशन वॉज एंडोर्स्ड। ये सब पूछा जाता है बेटा। नागपुर सेशन में एंडोर्स किया गया था इसको। कांग्रेस के हर साल सेशन होते थे, तो हम लोग का जो नागपुर वाला सेशन था, इस सेशन में हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन को एंडोर्स किया था, कांग्रेस। अब देखो, सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज चेंजेस वर मेड। एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC of 15 member was set up to lead the Congress from now onwards। इससे पहले कांग्रेस में कुछ मतलब एक तरह से इंटरनल दिमाग नहीं चल रहा था, एक सेटअप स्ट्रक्चर नहीं था। गांधी जी की इस मूवमेंट के बाद कांग्रेस में 15 लोगों की वर्किंग कमेटी बनी और वो मिलकर पूरी कंट्री का फैसला लेते थे कि कांग्रेस में कहाँ कैसे होगा। क्या आपको बात समझ आ रहा है? वो भी लॉजिक पे। इज इट क्लियर? Yes, sir. बेटा आपको यहाँ तक समझ आ रहा है ना सब कुछ? Yes, sir. मैं आपको अब थोड़ा सा ना उस पे लेके जाना चाहता हूँ, गांधी जी के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा, मुझे एक टाइम दो, मैं यहाँ पे आता हूँ। कुछ इमेजेस के थ्रू मैं आपको स्टोरी दिखाना चाहता हूँ। बेटा आपको पता है इसके बाद क्या होगा? जब हम लोग का ये मूवमेंट फेल हो गया, नॉन कॉपरेशन खत्म हुआ, तो धीरे धीरे हम एक नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसको सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। पहले हमने बोला कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे। कॉपरेट में नहीं करने का मतलब समझ पा रहे हो ना? हम आपकी बात नहीं मानेंगे, बॉयकॉट करेंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस का मतलब हम आपके रूल तोड़ेंगे, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे। आपको अंतर समझ आ रहा है? नॉन कॉपरेशन वॉज लाइक कि हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे, बट सिविल डिसोबीडियंस मतलब अब हम आपकी मतलब आपके अगेंस्ट भी जाएंगे, आपकी फुल्ली बात नहीं मानेंगे। आप लॉ बनाएंगे, हम लॉ भी तोड़ेंगे। अब तुमको समझना पड़ेगा, यहाँ पे ना कोई मीडिया नहीं है। और ये देखो इस फोटो में, पीपल गैदरिंग ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर टू हियर महात्मा गांधी स्पीक बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्ट मार्च 1930। तुमको समझ आ रहा है कि लोग इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं गांधी जी को सुनने के लिए? तुमको मास लीडर वाली फीलिंग समझ आ रही है बेटा? इससे पहले किसी ने ये चीज इंडिया में एंजॉय नहीं की थी, मास लीडर वाली फीलिंग। गांधी जी बेटा कब भारत वापस आए? जनवरी 1915 में। ये उनकी कुछ फोटोज हैं जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की। और वहां पे बेटा मैं अभी तुमको हिस्ट्री में बोर उस तरफ नहीं ले जाना चाहता, बट गांधी जी जहां जहां जा रहे थे वो ही वॉज फुल्ली सक्सेसफुल। और उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका भी सिंपल था। उनको बड़े टर्म समझ आते थे, सेक्युलर होना, उनको हर चीज, कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में रहना। उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ए पीपल लीडर। बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. आप जितना ज्यादा ये फोटोज देखोगे आपको कुछ फीलिंग आएगी कि जरूर। अब देखो, दांडी मार्च में ऐसा नहीं कि गांधी जी अकेले चले हैं। क्या आपको यहाँ पीछे तक भीड़ भीड़ दिख रही है? कैन यू सी दिस? Yes, sir. और बेटा इनके साथ हजारों की संख्या में लोग, 100 की संख्या में अलग अलग फॉरेन के रिपोर्टर्स चल रहे हैं। और इस बंदे ने वो जो पूरा दांडी मार्च है, एक तरह से एक इवेंट स्ट्रक्चर बना दिया। वो हर दिन चलेंगे, इंटरव्यूज देंगे, हर दिन चलेंगे, इंटरव्यूज देंगे। लोग अपने आप कवर भी कर रहे थे, वो चलते चलते इंटरव्यू दे रहे थे। तो एक तरह से इन्होंने जो पूरी वर्ल्ड को स्टर करके रख दिया, शॉर्ट लॉ ब्रेक करके। और मैं अभी इस पे भी आऊंगा कि सॉल्ट ही क्यों तोड़ा।
आपको समझना पड़ेगा। इस फोटो को देख के आप लोग क्या रियलाइज कर पा रहे हो बेटा, बताओ। व्हाट इज दिस फोटो? आप बताओ। ये फोटो दिख रहा है आपको? मैं जूम करूं कि समझ आप दिख रहा है बेटा? सर दिख रहा है। आप बताओ ये फोटो क्या सिंबलाइज कर रही है? सर मीटिंग। कांग्रेस मीटिंग। हाँ, यस सर, कांग्रेस मीटिंग। मीटिंग। आप किसी को पहचान रहे हो बेटा? मैं ऐसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना हिस्ट्री को जानते हो। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फेमस पर्सन? सर सरदार वल्लभ भाई सर पटेल। सर वल्लभ भाई पटेल। नहीं बेटा, यस ये वाले तो बोस अंकल हैं। जो कुछ लिख पढ़ रहे हैं वो कौन होंगे, सोचो बेटा। सर, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। हाँ, चचा नेहरू जी। अरे ये सब मीडिया वीडिया के चक्कर में मत जाया करो, ये लोग सब एक ही थे पहले। सब लोग एक कॉमन तरीके से बहुत मतलब इन लोगों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बट नेशनलिस्ट भर के थे ये लोग सारे के सारे। कोई पटेल जी को पहचान पा रहा है कि पटेल जी कहाँ हैं? सर लेफ्ट। यस सर, लेफ्ट। हाँ बेटा। और आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजों में ये लोग, क्या आपको लगता है गांधी जी कांग्रेस के मेंबर थे? आपको लगता है बेटा? आपको लगता है कि बेटा गांधी जी कांग्रेस के मेंबर थे? नो सर। नहीं बेटा, गांधी जी ए पॉलिटिकल इंसान थे। उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको ना पीएम बनना था ना सीएम बनना था। वो सिर्फ एक कंट्री में एक सोशल इंजीनियरिंग चाहते थे कि भारत कैसा राज्य बने। और इतने सारे लोग, जब कांग्रेस का सेशन होता था तो गांधी जी के चरणों में बैठ के बोलते थे, सर आप गाइड कीजिए कि हमें क्या करना है। तो आपको समझना पड़ेगा ये बंदा कितना इंटेलिजेंट रहा होगा। बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि कंट्री के सबसे बड़े लॉयर, सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि ये उस समय के सबसे बड़े एग्जाम्स को भी हल्के में निकाल लेते थे, रातों रात निकाल लेते थे। ये बंदा सबसे तेज दिमाग वाला बंदा था, वन ऑफ द। नेहरू परिवार में जवाहरलाल नेहरू जी तीसरी जनरेशन थे जो इंडिया के फेमस लॉयर्स थे। बात समझ पा रहे हो? इनके पिताजी भी मोतीलाल नेहरू काफी पढ़े लिखे थे। तो ये लोग इंडिया का पीक ब्रेन थे। और अगर ये पीक ब्रेन होके इन लोग के चरणों में पड़े हुए थे गांधी जी के, तो गांधी जी के पास दिमाग तो होना ही चाहिए बेटा। बिना दिमाग के कोई बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता कि उसकी सब बात माने, हर सेंस में। समझ आ रहा है? यस सर। तो बेटा कहीं ना कहीं आपको गांधी जी के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा, तो शायद आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ आए। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। आपको गांधी जी यहाँ दिख रहे होंगे। एक ऐसा बंदा जो भारत को फॉरेन में भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। जहाँ उसको इंग्लिश बोलनी इंग्लिश बोले, जहाँ हिंदी बोलनी हिंदी बोले, जहाँ बेटा उसको आम आदमी की भाषा बोलनी आम आदमी की भाषा बोलनी। और इंडियन होने पे उन्हें कोई शर्म नहीं थी। आप देख पा रहे हो कि सब लोग अपने हिसाब से कपड़े पहन के गए थे। अपने हिसाब से इंडियन जितने उस समय के लीडर थे इंडियन कपड़ों में थे। कोई दिखावा नहीं किसी भी चीज का। बहुत सारी चीजें हैं बेटा। आखिरी में क्विट इंडिया आएगा और फिर भारत आजाद हो जाएगा। और तुम खुद देखो, ये पटेल जी हैं और ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। वो आजकल की छोटी मोटी कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी इन दोनों को डिवाइड कर देती है कि ये कांग्रेस के हैं और ये भाजपा के हैं। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों नेशनलिस्ट थे। और अब की कांग्रेस पुरानी वाली कांग्रेस में बड़ा अंतर है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। ये इनके मरने के बाद इनकी आत्मा को भी पता चलेगा कि ये लोग को लड़ाया जा रहा है, तो उनको बड़ा दुख होगा। चलो बेटा हम लोग आगे बढ़े। अब क्या हम यस। सेकंड पार्ट पे आते हैं यस बेटा। देखो, मैं आप लोगों के साथ ये सारी नोट शेयर करूंगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, सिविल डिसोबीडियंस। पहले हम लोगों ने क्या कर लिया? पहले हम लोगों ने कंट्री को नेशनलिस्ट फीलिंग दे दी। अब पूरी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टियां, एजुकेशन, सब कुछ भरने लगा। तो हमारा नेशनल मूवमेंट जो फर्स्ट वाला था अच्छे से सक्सेसफुल रहा, अगर आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे तो। हाँ, ब्रिटिशर्स डर के नहीं भागे, बट हम लोग ये समझ गए कि हम में चेतना आ चुकी थी। चेतना मतलब एक तरह से फ्री थिंकिंग।
व्हाट इज नेसेसरी फॉर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा हमारा, वेदर वी विल बी फॉरेन अंडर द फॉरेन रूल और वी विल बी गेटिंग आवर सेल्फ रूल, ये हमें समझ आने लगा। आपको ये फोटो क्या दिख रही है बेटा, ये जो टर्म लिख दिया है ये गांधी जी है बेटा, ये गांधी जी है, देख पा रहे हो। और ये क्या तोड़ रहे हैं बेटा, सॉल्ट। सर सॉल्ट। सिंपली सॉल्ट बना रहे हैं। चलो, तो सिविल डिसोबीडियंस में ये फोटो आपके दिमाग में आनी चाहिए। रुको मैं थोड़ा स्क्रीन छोटी कर देता हूँ। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा सा इसको पीडीएफ को रोक के मैं आप लोग की वीडियो की तरफ चल सकता हूँ क्या? आप लोग की वीडियो ऑन है? अब रुको, मैं वापस आता हूँ और मैं आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बातें करता हूँ। आप मुझे बताओ, गांधी जी भारत कब आए थे? कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो आप लोगों ने अभी ध्यान दिया, लाइव बताओ। 1915। So वेरी गुड, 1950. वेरी गुड बेटा। खिलाफत मूवमेंट में लीडर्स कौन कौन थे? कुछ भी 2-4 नाम बताओ जो आपको याद हो। शौकत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, और कोई बेटा? आजाद। सर शौकत अली। शौकत अली, मोहम्मद अली, दो अली ब्रदर्स करके ऐसे याद कर लो। एक मौलाना अबुल कलाम आजाद, बेटा वो बहुत फेमस थे बेटा, उन्होंने नेशनल मूवमेंट बहुत जम के किया था। ठीक है। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट का बेसिक एजेंडा कोई बता सकता है आप लोग में से कोई भी बेटा, क्यों हुआ था खिलाफत मूवमेंट? सर टू ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम नहीं नहीं नहीं, वो तो खिलाफत मूवमेंट को यूनाइट किया गया था नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था? सर टू डिफेंड द खलीफा। हाँ बेटा, हाँ बेटा बताओ बताओ, बोलो। थोड़ी आवाज कट रही है पर बोलो आप। बेटा आप लोग को आवाज आ रही है? बेटा क्या आप लोग सुन पाए? सर टू डिफेंड खलीफा's टेम्पोरल पावर्स। हाँ बेटा, गुड। एक तरीके से, और गांधी जी सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम्स टुगेदर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल्स कब कब हुआ था बताओ? एनसीईआरटी में गिवन है। 1917, 1917 और 1918। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले कौन सा हुआ था बेटा? सर चंपारण बिहार। चंपारण in फिर Bihar. खेड़ा, फिर अहमदाबाद। वेरी गुड बेटा, समझ गए। सोचो 1915 में गांधी जी आए और 1617 में ही फेमस हो गए। समझ आया? बेचारे उसी ड्यूरेशन में बाल गंगाधर तिलक जी भी मर गए। अच्छा, अब आप लोगों से सवाल, गांधी जी ने एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। किस? तिलक फंड। हाँ, तिलक फंड। वेरी गुड, तिलक. वेरी गुड। आप में से कोई भी 4 पॉइंट बता सकता है, मतलब मिलके भी बता सकते हैं, ऐसे ग्रुप भी बता सकते हो बेटा। कोई 4 पॉइंट बताओ जो आपको लगता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हमें फायदा मिला। क्या क्या फायदा मिला, आप क्या क्या सीखे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से? हम एज ए इंडिया हमने क्या सीखा या हमें क्या फायदा मिला बताओ? टू गिव अप ड्रिंकिंग। गिव अप ड्रिंकिंग, हाँ मतलब हमने बॉयकॉट किया लिकर को। ठीक है, 1 पॉइंट। और बेटा ऐड करो। boycott of foreign goods. फॉरेन गुड्स, हाँ। थोड़ी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। सर इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट वुड हाँ प्रॉस्पर। हाँ बेटा, वेरी गुड। Sir to wear khadi. टू वियर खादी, हाँ बेटा। ये नहीं, ये तो आप लोग जैसे ये वियर खादी ये सब उसका वो बता रहे हो कि हमने किया क्या, हमने सीखा क्या, या बड़ा ग्रेटर गुड क्या था। हमने इंडियन इंस्टीट्यूशंस खोले, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना बीएचयू का, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हमने एजुकेशन को अपने हाथ में लिया, जो बड़ी पिक्चर बनी। दूसरा हमने क्या सीखा, हमने ये समझा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट था हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी का लॉस हो रहा था उनकी वजह से, हमने वो फैक्टर समझा। चलो बेटा, तीसरा चौथा कोई बता सकता है? बेटा ब्रिंगिंग वुमेन्स इन नेशनल मूवमेंट इज ए वेरी एम्पावरिंग फैक्टर फॉर वुमेन्स इन इंडिया। आप उसको समझने की कोशिश करो। क्या आपको बात समझ आई? यस सर। यस सर। बेटा इंडिया को छोड़ के ना ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, पर उन्होंने तक वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे। आप कभी हिस्ट्री डेमोक्रेसी में पढ़ाऊंगा ना तो आप समझोगे कि इंडिया बहुत चीजों में बहुत आगे है।
हमने कभी वुमेन्स के साथ डेमोक्रेटिक फ्रंट पे भेदभाव नहीं किया है। वुमेन्स आर टोटली इक्वल, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट से हुई थी। अगर गांधी जी किसी तरह से महिलाओं को इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं करते तो शायद ये पिक्चर पॉसिबल नहीं होती। बात समझ पाए? यस सर। Yes, sir. बेटा, ऑन विच डेट चौरी चौरा हैपेंड बताओ, ईयर भी चलेगा। सर 1922। 1922. 1922, ठीक है बेटा, गुड। अब बेटा, अगर हमने नॉन कोऑपरेशन वापस ले लिया, अच्छा नहीं रुको, मैं किसी और बच्चे से भी क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं वैसे नाम लेके अभी नहीं पूछना चाह रहा, नेक्स्ट क्लास में मैं नाम लेके पूछूंगा, क्योंकि आज मेरा एजेंडा पढ़ाने का था थोड़ा। आप मुझे बताओ, नॉन कोऑपरेशन क्यों हुआ? व्हाट वाज रीजंस फॉर नॉन कोऑपरेशन टू हैपन? हमने डिस्कस किया था बेटा, आज ही किया है। नॉन कोऑपरेशन क्यों हुआ बेटा, बताओ, कोई भी जो बात तुम्हें याद हो। यूनिफाई हिंदू एंड मुस्लिम। नहीं, वो तो उसके थ्रू, मतलब नॉन कोऑपरेशन क्यों हुआ, मतलब व्हाट वाज द रीजन दैट नॉन कोऑपरेशन वाज नीडेड? रॉलेट एक्ट, याद करो बेटा। नॉन कोऑपरेशन का मतलब हम प्रोटेस्ट ही क्यों कर रहे हैं? नॉन कोऑपरेशन क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों हम बोलेंगे बॉयकॉट करो, क्यों कर रहे हैं? हम लोग पागल है कि सड़कों पे निकल गए? कोई क्यों कर रहा है वो? To gain freedom from foreign invaders. हाँ हाँ, आप ये कह सकते हो। हाँ बताओ सर बेटा। ब्रिटिश सर ब्रिटिश पॉलिसीज को अबॉलिश करने के लिए। हाँ, ये अच्छे तरीके से बोला गया आंसर है बेटा। आपको ये समझना पड़ेगा, ब्रिटिश पॉलिसीज वर ब्रिंगिंग इंडियंस अंडर इकोनॉमिक हार्डशिप। उनकी सारी पॉलिसी हमसे पैसा ले जाने की ही थी। तो एक ना एक दिन वो प्रोटेस्ट बन के सामने आई। रॉलेट एक्ट एक और एग्जांपल है। रॉलेट एक्ट में ऐसा कर दिया था ना उन्होंने कि कोई किसी को भी जेल में डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ब्रिटिशर्स वर हैव एब्सोल्यूट पावर। बात समझे? मैं दिखाता हूँ बेटा, आज हम लोग जब आपको पढ़ा रहे थे तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज आपसे शेयर की हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, कहाँ गया पीडीएफ। देखो, जब हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने रीजन पढ़े थे। ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, 100 पे लाता हूँ। कॉजेज ऑफ मूवमेंट देख पा रहे हो? गवर्नमेंट हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटी समझते हो ना? अत्याचार, जलियांवाला बाग कांड, हंटर कमीशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। हमारे हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इकोनॉमिक हार्डशिप, ये सब वजह बनी हमारे प्रोटेस्ट करने की। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस बेटा, सर। आजादी की लड़ाई सबसे बड़ी बात है। जो बच्चा ऐसे आंसर दे रहा है टू गेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, वो हमेशा सही है, बट उसके अंडर में एजेंडास क्या थे उस प्रोटेस्ट के? ये सब एजेंडा थे बेटा। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब बेटा यस सर। सेकंड फेज पे आते हैं। हम लोग को दो फेज वाइज सोचना था, एक नॉन कोऑपरेशन। अब हम सेकंड फेज की तरफ चलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस। फिर जैसे ये खत्म करेंगे मैं फिर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आओ जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। बेटा इतना पेज आपको विजिबल है कि और जूम करूं मैं? सब विजिबल है। देख, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के हम लोगों ने, गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया, क्योंकि वो लोग फिर से सारी बातों से पलट गए थे। डांडी मार्च निकाला गया। डांडी बेटा एक जगह है एक्चुअली में। गांधी सेट आउट साबरमती आश्रम से निकल के, ये बेटा डेट्स कभी कभी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अहमदाबाद 12 मार्च 1930 with 78 other ashram member for Dandi, a village on India west coast, western sea coast, 385 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। बेटा यहाँ पे लोगों को बोल दो ना 5 किलोमीटर चलना है तो वो हाफ जाते हैं, और गांधी जी ने 385 किलोमीटर का टारगेट लिया, क्योंकि उनको पता था इस ड्यूरेशन में पूरा इंडिया तक अखबार में बात फैल जाएगी। अगर वो 2 दिन का ऐसे सफर करते ना और जाके तोड़ते, कार से जाते, डांडी पहुंचते और वहां सॉल्ट तोड़ते, तो ब्रिटिशर्स भी उनको कार में ही पकड़ लेते और जेल कर देते। गांधी जी में दिमाग था, उन्होंने आम जनता में पब्लिक में रह के सब लोगों को इकट्ठा किया और नमक तोड़ने के लिए चले, पैदल पैदल पैदल, क्योंकि लाखों की भीड़ को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
ऑन अप्रैल 6 बेटा देखो, मार्च 12 को निकल के अप्रैल 6 को पहुंचे। इतनी देर में वो भारत का हर अखबार कवर कर चुके थे, वर्ल्ड का हर अखबार कवर कर चुके थे, और इस मूवमेंट को पूरी इंडिया तक पहुंचा चुके थे। दांडी में पहुंचे, गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ देयर, फॉलोइंग द डेफियंस ऑफ द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट एक क्यों, सॉल्ट ही फैक्टर क्यों है बेटा? देश का सबसे कमजोर से लेके देश का सबसे मजबूत आदमी भी नमक से जुड़ा रहता है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो नमक को खाने में ना खाए। तो एक नमक, सॉल्ट वॉज ए नेशनल फीलिंग कि यार हम इसके लिए भी टैक्स देते हैं, और सॉल्ट पे मोनोपोली थी गवर्नमेंट की कि हम लोग सॉल्ट भी नहीं बना सकते अपना। तो गांधी जी ने सॉल्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करके एक तरीके से पूरी कंट्री को अटैच किया अपने प्रोटेस्ट के साथ में। बेटा कॉजेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, क्या आप लोग साइमन कमीशन के बारे में जानते हो बेटा? Yes, sir. Yes. साइमन कमीशन, हम लोग को बोला गया था कि हम एक कमीशन बना रहे हैं जो ये देखेगा कि भारत की पॉलिटिकल नीड्स क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, क्या होगा, आप लोग को धीरे धीरे कैसे कैसे पास की जाएंगी चीजें, और आपको कैसे थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा अपने हिसाब से। लेकिन साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, ऑल वाइट कमीशन था, ऑल वाइट। यानी वो हम पे राज कैसे करेंगे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स मिलके ही तय कर रहे थे। अगर इसमें एक भी इंडियन होता तो शायद वो समझाता कि ऐसे करो वैसे करो, इंडिया वाले ये चाहते हैं, बट नहीं, एक भी इंडियन नहीं था, ऑल वर ब्रिटिशर्स ओनली। तो इस साइमन कमीशन पे हम लोगों को काफी गुस्सा आया। फेलियर ऑफ डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, वो हमको बेटा डोमिनियन वर्ड मतलब समझते हो? कोई बच्चा जानता है डोमिनियन वर्ड का मतलब? बेटा डोमिनियन वर्ड का मतलब होता है कि जैसे हम ब्रिटिश सब्जेक्ट रहेंगे लेकिन फुल्ली फ्री, मतलब हम ब्रिटेन के राज्य में रहेंगे लेकिन फ्री, अपने हिसाब से रहेंगे। तो इंडिया वालों ने उस समय डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, पूर्ण स्वराज की नहीं, कंप्लीट फ्रीडम की बात नहीं की थी। वो बोले थे आप अंग्रेज, आप भारत से चले जाओ, हम आपके अंडर में ही रहेंगे, लेकिन हम इंडिया को फ्री मानेंगे, हम अपने हिसाब से रूल करेंगे अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. और उससे पहले जितने भी सोशल लीडर थे हमारे कांग्रेस के, उनकी अरेस्ट चल रहे थे जम के, और रेवोल्यूशनरीज की भी। रेवोल्यूशनरी वो थे बेटा जो बम बम फोड़ते थे, जो देश में क्रांति चाहते थे, वो भी गलत नहीं थे, वो भी सही थे। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ रहा है? तो ये सारे कॉज थे कि किसी तरह से अरेस्ट बंद हो, किसी तरह से डोमिनियन स्टेटस की मांग हो, और किसी तरह से साइमन कमीशन का विरोध हो। अब देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातों से अब भरोसा उठ गया था, वो समझ गए थे कि इनका हमको डोमिनियन स्टेटस देने का कोई भी इरादा नहीं है। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस met in emergency session in Lahore in December 1929 and declared complete independence और पूर्ण स्वराज। आपको बात समझ आई? ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी, और इंडिया में एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस एट दैट टाइम। आप समझ पा रहे हो? नेहरू वॉज ए कंप्लीट लीडर एट दैट टाइम, उस समय भी। 1929 की बात है, तो भारत जब आजाद होगा तब तो वो कितने पॉपुलर हो चुके होंगे, अब सोचो जरा। स्टार्ट कैसे हुआ? ऑन जनवरी 1931 महात्मा गांधी रोट वॉइसरॉय इरविन ए लेटर आउटलाइनिंग इम्पोजिंग 11 डिमांड। ये 11 डिमांड क्यों थी बेटा, मैं आपको समझाता हूँ कि गांधी जी के पास दिमाग था, उन्होंने इस 11 डिमांड में भारत के हर पोर्शन को कवर कर लिया था, किसान से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके सबको। बात समझे बेटा? Yes, sir. ऐसा नहीं कि मतलब गांधी जी ने ऐसे बोल दिया कि इरविन को कि भाई मेरी 11 डिमांड है, मेरी मांगे पूरी करो। उस 11 डिमांड के पीछे पूरी कंट्री इकट्ठा हो गई थी। उन्होंने एक एक डिमांड ऐसे सोच सोच के बनाई थी जिसमें पूरे इंडियंस को कवर कर ले, ताकि उनको पूरी इंडिया का सपोर्ट मिले, और हुआ भी वही। उन्होंने रिच को, पुअर को, सॉल्ट टैक्स पे इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी चीजों पे उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया। और 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स जो पीछे नहीं हटे, और गांधी जी ने 240 माइल्स की यात्रा कवर की, 240 माइल्स। अभी किसी लीडर से बोल दो चलने के लिए,
बेटा कोई नहीं चलेगा। और सेरिमोनीली मतलब अच्छे से, सिर्फ वो करने के लिए लॉ, थोड़ा सा लॉ तोड़ा, मतलब सॉल्ट तोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने बल्क में इंडस्ट्री लगा दी वहां सॉल्ट की। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट बेटा मैंने समझाने की कोशिश की, आप बोलोगे तो मैं फिर समझा दूंगा, बट इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट है कि बेटा एक तरह से सॉल्ट यूनिटी दिखाता है हमारी पूरी कंट्री की। बात समझ गए। और मोनोपोली भी थी बहुत तरह, और सॉल्ट एक तरह से संदेश था पूरी इंडिया को कि आपका ऑपरेशन चल रहा है, आपके ऊपर ऑपरेस किया जा रहा है आप लोगों को। लाइक खादी इट प्रोवाइडेड अर्बन एडन विथ अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई सिंबॉलिकली मास सफरिंग। उन्होंने बोला आपको पता भी नहीं है, आपका नमक तक पे वो लोग टैक्स लेते हैं, यानी आपकी सफरिंग चल रही है। मेरी बात समझे बेटा। और बेटा पता है जक्स्टा पोजीशन में रख के आपको समझना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन में खादी फेमस हुई और हमेशा चली, और आपका यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपका सॉल्ट फेमस हुआ। आगे बढ़े बेटा, ये पढ़ लोगे बेटा पूरा फिर। बेटा यहाँ से यहाँ तक मैंने कुछ पॉइंट रीड नहीं किए हैं, प्लीज इसे पढ़ लेना बाद में, मैं आपसे पीडीएफ आज के आज शेयर कर दूंगा क्लास में। बेटा इससे इन्फ्लुएंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। आप ये देखोगे कि हर जगह पे कोई एक लीडर ऐसा था, हर जगह पे, तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी थे, हर जगह पे सॉल्ट तोड़ा गया बेटा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी ने वहां डांडी में तोड़ा, गांधी जी के प्रभाव में हर जगह ये सॉल्ट तोड़ा गया उसके बाद। बेटा आप जब नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे ना, तो बिकॉज ऑफ गांधी जी एंड हिज अपील, आप देखोगे कि ही वॉज वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। बेटा आप में से कोई विजय लक्ष्मी पंडित को जानता है, नाम सुना है? बेटा यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में पहली प्रेसिडेंट थी जो इंडियन और लेडी थी। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। वो पूरी फैमिली ही सब पढ़ाकी लोगों की थी। आपको समझना पड़ेगा, सरोजनी नायडू हो चाहे कोई भी हो बेटा, कहीं ना आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोग एक तरह से पूरी कंट्री की कंडीशन चेंज कर रहे थे थ्रू देयर ओन वेज, और पूरी कंट्री को यूनाइट कर रहे थे। अब देखो बेटा, गांधी इरविन का पैक्ट हुआ टू पुट एन एंड ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन March 5, 1931। महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया साइंड इट इन पेशावर। पेशावर बेटा मतलब जो पाकिस्तान में जा चुका है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खान अब्दुल गफार खान रेज द खुदाई खिदमतगार, also known as Red Shirt, a group of non-violent revolutionary who played a key role in the civil disobedience movement। तो बेटा आपको ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। इन बिहार में बेटा राजेंद्र प्रसाद को ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं जानता है इंडिया में? देखो अब तुमको समझना पड़ेगा कि सिर्फ सॉल्ट की बात नहीं है, हर हर लॉ तोड़ा गया। इन बिहार एंटी चौकीदारी टैक्स कैंपेन किया गया कि चौकीदारी ये टैक्स नहीं देंगे। बात आपको समझ आई? यस सर। बेटा आप ये सोचो, पहले इंडिया ना गांव में रहता था, छोटी छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट रहता था। उन्होंने जबस्ती के पुलिस स्टेशन बनाए, और वहां पे वो आप पेट्रोलिंग जो करते थे उसका टैक्स वसूलते थे। चौकीदारी हम लोग कर रहे हैं, हमको पैसा दो। तो आपको देखना पड़ेगा कि हर जगह का कहीं ना कहीं कोई एक लीडर बन के उभरा। ये देखो बेटा, नॉर्थ ईस्ट से भी एट द एज ऑफ 13 नागालैंड रानी गैदीनिलू, बेटा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, गैदीनिलू या नैलियू है, रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द फॉरेन रूल इन मणिपुर। चिटगोंग में आपने नाम सुना भी होगा, इस पे तो मूवी भी बनी है बेटा, लेड बाय सुरेश सेन। इन्होंने हमला कर दिया था वहां पे
और पूरी एक आर्मरी को लूटने की कोशिश की थी। बेटा बात समझ पाए कि एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हर तरफ फैल गई। सॉल्ट से शुरुआत हुई और पूरे, अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, गांधी जी ने लीडरशिप दिखा के पहली बार किया, उनको फॉलो करने के चक्कर में कि भाई वो जब तोड़ रहे हैं नियम हम भी तोड़ेंगे, हर तरीके से नियम तोड़े गए, हर तरीके से, हर तरीके से। बेटा सीडीएम वर्ड का मतलब समझ पा रहे हो? सीडीएम क्या है यहाँ पे? सिविल Yes, sir. डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम शॉर्ट में लिखा है, एंड पीजन मूवमेंट। इन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया, सारे सारे। अब देखो मैं आपको यहाँ पे जानबूझ के थोड़ा सा जूम करता हूँ और समझाता हूँ। आप एक बार ये फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखो बेटा जल्दी से, देख पा रहे हो? दिस वॉज द Yes. फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट as all other had been limited to cities. रूरल एरिया के लोग भी आए। Large number of women took place in event. A popular woman such as कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी कोई जानता है बेटा? कौन थे वो? वाइफ ऑफ महात्मा। हाँ देखो बेटा कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, लीलावती, मुंशी, हंसाबन मेहता, सत्याग्रह मूवमेंट में कमला देवी, ऐसे लोग जो अभी, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन इतने बड़े लेवल पे था कि हमारे पास इतनी वुमेन्स लीडर थी। दिस मूवमेंट्स मोटो वाज नॉन वायलेंस। डिस्पाइट कांस्टेंट ब्रिटिश सप्रेशन दिस मूवमेंट डिड नॉट गिव अप। द इंडियंस वर रिगार्डेड एज fearless एज a रिजल्ट ऑफ देयर fearlessness. ड्रॉबैक क्या था आओ देखते हैं बेटा, इस मूवमेंट में ड्रॉबैक क्या था? मुस्लिम्स वर लेस लाइकली टू पार्टिसिपेट एज ए रिजल्ट ऑफ कम्युनल लीडर्स। मतलब मुस्लिम लीग करके एक पार्टी थी, उसने मुसलमानों को मना कर दिया कि आप ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट मत करो। तो इससे आम मुसलमान कहीं ना कहीं उनके मतलब अच्छे से मूवमेंट को सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, और ये चीज दिखाती है कि गवर्नमेंट ने कम्युनलिज्म को सपोर्ट किया। मतलब हम लोग नेशनलिज्म बना रहे थे, वो कम्युनलिज्म फैला रहे थे, मतलब वो देश को धर्म में बांट रहे थे और हम लोग नेशनलिज्म वाइज उनको जोड़ना चाह रहे थे। एक्सेप्ट नागपुर, हर जगह इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने फैक्ट्रीज में जाने से मना कर दिया। बात समझे बेटा? अब देखो जो फोटो दिखाई थी ना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जहां पे गांधी जी गए थे, वो फेल हो गया। आफ्टर द फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी आ गए वापस, एंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी कन्वीन्ड ए मीटिंग टू डिस्कस द रिवाइवल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपने पढ़ा है ना, इसी वजह से उसको दोबारा रिलॉन्च किया। कौन सी ईयर में किया था बेटा, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में? हमेशा डेट लाइन देखा करो बेटा। 1932 में, देखो देख पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो गांधी जी ने इसको फिर से रिलॉन्च किया। द ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन वर्ड का मतलब जो बहुत विनाशकारी या बड़ा होता है। ऑर्डिनेंसेस वर इनेक्टेड इन ऑर्डर टू इम्पोज मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ मतलब आर्मी का लॉ। प्रोटेस्टर्स हु डिड नॉट यूज वायलेंस वर ब्रूटली रिप्रेस्ड। जो जितना शांति से प्रोटेस्ट कर रहा था लोग उसको मार के चले जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। और सोचो डिस्पाइट वी वर पीसफुल, इस मूवमेंट को मार पीट के उन्होंने, अंग्रेजों ने खत्म कर दिया अच्छे तरीके से, मार मार के। सेकेंड फेज ऑफ 1932 से 1934 तक चला, व्हेन गांधी जी कॉल्ड इट ए डे कि चलो अब। वैसे भी बेटा हर मूवमेंट याद रखो, हिस्ट्री में कभी भी कोई मूवमेंट होता है ना तो वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और वो फिर ऐसे जाता है। अगर कोई भी बंदा मूवमेंट लीड कर रहा है और वो समझदार है तो वो यहीं पे कॉल ऑफ कर देगा मूवमेंट, जब उसका प्रभाव खत्म होने वाला हो। मेरी बात समझे? यस। तो गांधी जी ने यहीं पे 1934 में खत्म कर दिया और फिर उन्होंने अगली प्लानिंग की, और अगली प्लानिंग आप जानते हो बहुत अच्छे से, इट वॉज कंप्लीट क्विट इंडिया। और इससे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। दे डिजाइड ए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस विद ए न्यू लीडर। ठीक है,
Gandhiji decision was criticized by many leaders, including Subhash Chandra Bose and Villabhbhai Patel. They decided reorganization of Congress with a new leader. अब सुभाष चंद्र बोस ने अपना रास्ता बदल के उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि एक आर्मी बना के हम फिर से इंडिया को जिता सकते हैं। समझ गए बेटा? यहाँ पे आपके चैप्टर का थोड़ा सा खत्म होता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बेटा एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से खत्म करके आओ। बेटा मैं अब कुछ वाइवा वाले क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से। यस सर। ठीक है बेटा, प्लीज आप मुझे बताइए, सिंपल क्वेश्चन से पूछता हूँ। अगर हम लोगों ने इस बार सॉल्ट ब्रेक किया तो गांधी जी कितने माइल्स चल के गए थे? डांडी मार्च में कितने माइल्स चले थे? 240 miles. कौन सी कब से कब स्टार्ट हुआ था, कुछ याद है आपको? 12th March 1932. 12th मार्च, वेरी गुड। कहाँ तक गए थे, मतलब कितने कब तक पहुंचे थे वहां पे बेटा? 6 अप्रैल 1932। गुड बेटा। क्या सॉल्ट तोड़ना सिंबॉलिक जेस्चर था सारे लॉ तोड़ने के लिए, कि सिर्फ सॉल्ट से हम बहुत परेशान थे? Symbolic pressure. हाँ बेटा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीडीएम का ऑब्जेक्टिव फायदे क्या थे, क्या क्या हमें एक्चुअली मिला था इससे? व्हाट वी गॉट? Sir, our essential rights. हाँ, एसेंशियल राइट्स। हमने कई सारे जगह हम जो बिना बात के टैक्स देते थे उससे हम बचने की कोशिश किए। वुमेन एम्पावरमेंट पूरी तरह से हुआ। पूरी नेशनल कांग्रेस पार्टी रीऑर्गेनाइज होना चाहती थी उसके बाद से। Yes, sir. समझ पाए बेटा? कहीं ना कहीं हमारा जो सीडीएम मूवमेंट था वो पहली बार इंडिया का लार्जेस्ट थ्रू आउट द कंट्री मूवमेंट बन के आया, जिसमें पूरी जनता कनेक्ट हो गई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो एक तरीके से हर मूवमेंट पिछले मूवमेंट से अच्छा था। 1857 ने हमें एक आइडेंटिटी दी कि वी आर इंडियंस। अगले मूवमेंट ने, मास मूवमेंट में, यानी जो ये हमारा नॉन कॉपरेशन था, उसने हमको फिर से यूनाइट किया। और तीसरा मूवमेंट आते ये वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक हमें अपने फुल्ली राइट्स पता लग चुके थे, हम लोग और शिक्षित हो चुके थे, और हमारे पास एक पोजीशन थी कि जिसमें हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, फुल इंडिपेंडेंस। बात समझे? लास्ट वाले में नॉन कॉपरेशन में हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा था कि हमको आपके अंडर में रहना है। अब हमने क्या डिमांड की? पूर्ण स्वराज की, फुल। अच्छा आप बताओ, किस सेशन में, कहाँ के सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की बात की थी? लाहौर सेशन ऑफ 1929। वेरी गुड बेटा, मतलब आप लोग क्लास पूरा ध्यान से सुन रहे थे। मैं आप लोग के साथ वो पीडीएफ शेयर करता हूँ और रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। प्लीज बेटा एक बार एनसीईआरटी करके आओ। वी विल हैव ए टेस्ट एज वेल एज वाइवा, ऐसे लाइव वाइवा करेंगे, ठीक है? मैं 40-50 क्वेश्चंस तैयार करके रखूंगा, आप लोगों से बैक टू बैक पूछूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओनली, और आप धड़ाधड़ आंसर देना। प्लीज पढ़ के आना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है बेटा, मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ। आप लोग प्लीज, मैं पीडीएफ आप लोगों से थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा बेटा। बाय बेटा, आप लोग पढ़ाई करो बेटा। बाय। थैंक यू सर। नमस्ते सर बेटा। वो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है क्या सब्जेक्टिव? नहीं बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखूंगा। मैं बस चाहता हूँ आप लोग पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, उसको समझना, फैक्ट की तरह जगह फीलिंग के साथ समझना कि क्यों हुआ मूवमेंट, फायदे क्या थे, हिस्ट्री क्या सिखा रही है, ठीक है? चलो यस, बाय बेटा, बाय।